बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाई वोल्टेज एसी जनरेशन, जिसके अंदर इससे जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने एचवी एसी जनरेशन को स्टार्ट किया था और उसमें हमने ये कहा था कि जो हमारी एचवी डीसी है, एचवी एसी है, या जो हाई वोल्टेज की जो जनरेशन हम कर रहे हैं वो हम अमूमन कॉमनली दो पर्पज़ के लिए करते हैं। एक ट्रांसमिशन पर्पज़ के लिए और दूसरा हाई वोल्टेज टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर जो है हमारे पास द पावर फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर इज़ मोस्ट कॉमन फ्रॉम हाई वोल्टेज टेस्टिंग अपरेटस एंड फ्रॉम पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी लेबोरेटरी टेस्ट। तो ये पीछे लेक्चर के अंदर हमने यहाँ पर ये बात कही थी कि अमूमन हम जो है वो ट्रांसमिशन के लिए और सेकेंडली टेस्टिंग ऑफ द इक्विपमेंट के लिए हम करते हैं। तो अब उसके बाद हमने कहा था कि जो हम इसका जो प्राइमरी हमारे पास सोर्स है हाई वोल्टेज का, वो सिंपल हमारा जो लेबोरेटरी के अंदर लो वोल्टेज है 400 वोल्ट 3 फेज़ सिस्टम के लिए और इसी तरह से 230 वोल्ट सिंगल फेज़ के लिए है। तो वहाँ से हम ट्रांसफार्मर को यूज़ करके उसकी स्टेप अप करके हम क्या कर लेते हैं, हाई वोल्टेज कर लेते हैं। और याद रखें कि जो है हम इसके लिए हमारे पास हाई पावर की ज़रूरत नहीं होती हाई वोल्टेज टेस्ट के लिए। तो इसलिए यहाँ पर जो हम करते हैं अपरेटस यूज़ करेंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज हाई वोल्टेज जनरेशन के लिए, वो हम हाई पावर एप्लीकेशन में उनका इस्तेमाल नहीं करते। अब ये जो हमने बात की थी कि सिंगल ट्रांसफार्मर यूनिट जो है वो हम अगर बनाएं तो वो मैक्सिमम आपके 200 kV तक जो है आपको स्टेप अप कर देते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा के लिए आपके पास लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस हैं, डीमेरिट्स हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हाई वोल्टेज पे हमारी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाए और ट्रांसपोर्टेशन ईज़ियर हो जाए, तो हम कास्केडेड अरेंजमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द कास्केडेड अरेंजमेंट ऑफ द ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि इस कैस्केडेड अरेंजमेंट के अंदर हमारे पास सिंपल हमने 3 यूनिट लिए हैं, हर एक रेटेड है 100 kV पर। तो जो टोटल हमारे पास आएगी वो 300 किलोवोल्ट हम ऑब्टेन करेंगे जनरेशन से। तो सिंगल यूनिट के यहाँ पर ये जो ट्रांसफार्मर आपको नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखें कि हर एक जो है 100 kV इंसुलेशन पर है। यहाँ पर ये इसकी प्राइमरी है ट्रांसफार्मर की, जिसको हमने एक टर्मिनल को हमने यहाँ पे अर्थ किया हुआ है ग्रीन लाइन पर। और ये हमारी ट्रांसफार्मर की बुशिंग है, ये जो 2 लाइंस आपको जो है वो ब्राउन कलर में नज़र आ रही हैं, ये हमारी जो है यहाँ पर बुशिंग रिप्रेजेंट हो रही है। तो यहाँ से देखें कि हमने 1 किलोवोल्ट यहाँ से हमारे प्राइमरी साइड पर है और इसी तरह से जो हमारी सेकेंडरी साइड पर है ये 100 किलोवोल्ट हमारे पास ऑब्टेन होगा। और इसी तरह से जो इसका सेकेंडरी का 1 टर्मिनल है वो हमने अर्थ पोटेंशियल पे रखा और यहाँ पर जो है फिर हमने ये 1 वोल्ट का डिफरेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया। और इसको अब देखें कि यहाँ से हमने इंसुलेशन दी हुई है। इस ट्रांसफार्मर का जो पोटेंशियल है वो अब हमने 100 पे रखा हुआ है, अर्थ पे नहीं किया हुआ है इसको। तो इसलिए अब ये 100 से 1 वोल्ट का डिफरेंस ये है और ये इसका ऑलरेडी जो पोटेंशियल है वो हमने इसको 100 पे रखा हुआ है, क्योंकि जो इसकी सेकेंडरी है वो हमारी इस सेकेंड ट्रांसफार्मर की प्राइमरी बनी हुई है। तो अब इसी तरह से सो ऑन जो ये हमारा सेकेंड ट्रांसफार्मर है इसकी जो सेकेंडरी है ये थर्ड ट्रांसफार्मर के लिए एज आ प्राइमरी एक्ट करेगी एंड सो ऑन। और जो ये हमारे ईच ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर देखें ये जो ब्लू आपको कलर नज़र आ रहा है ये वाला, तो यहाँ पर ये हमने क्या किया हुआ है कि ये इसको इंसुलेट किया हुआ है। यहाँ पर ये इसकी इंसुलेशन है इस ट्रांसफार्मर की अर्थ से, इसी तरह से इस ट्रांसफार्मर के लिए। तो ये एक कैस्केडेड मीन्स के इस तरह से 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, इस तरह से ये हम बनाते जाते हैं जहाँ तक हमें एचवी आउटपुट चाहिए होती है। तो देखें यहाँ पर जो हमें मिलेगी 200 मिलेगी। इसी तरह से इस थर्ड ट्रांसफार्मर की आउटपुट की जो हमें वोल्टेज मिलेगी वो 300 किलोवोल्ट मिलेगी। तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं कैस्केडेड अरेंजमेंट, जिसकी हमारे पास लॉट ऑफ मेरिट्स हैं।
तो अब इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखें यहाँ पर कि हमारे पास जो टिपिकल कैस्केडेड अरेंजमेंट है ये इसी फिगर में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। और अब इसके अंदर क्या है कि हम ऑब्टेन अप टू 300 किलो वोल्ट तक वोल्टेज ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द 3 यूनिट्स ईच रेटेड एट 100 kV इंसोलेशन। हर ट्रांसफार्मर हमारा 100 kV इंसोलेशन पर है। द लो वोल्टेज वाइंडिंग इज़ कनेक्टेड टू प्राइमरी ऑफ द फर्स्ट ट्रांसफार्मर। यहाँ पर जो देखें लो वोल्टेज जो है वो आपकी प्राइमरी ऑफ द फर्स्ट ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है एंड दिस इज़ कनेक्टेड टू द ट्रांसफार्मर टैंक विच इज़ अर्थ। और इसी तरह से जो टैंक के साथ इसको हमने, क्योंकि टैंक को हमने अर्थ किया हुआ है, देखिए ये ज़मीन पे पड़ा हुआ है, इसको अर्थ किया हुआ है और उसको इसके साथ अटैच कर दिया है। वन एंड ऑफ द हाई वोल्टेज वाइंडिंग इज़ आल्सो अर्थ थ्रू द टैंक। और जो हमारी हाई वोल्टेज वाइंडिंग है इसको भी हमने इसका एक टैंक के थ्रू वन टर्मिनल जो है वन वाइंडिंग का वो अर्थ किया हुआ है। द हाई वोल्टेज एंड द टेपिंग नियर दिस एंड इज़ टेकन आउट एट द टॉप ऑफ द ट्रांसफार्मर थ्रू अ बुशिंग। हमने जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है यहाँ से टेपिंग करके इसकी एंड को बाहर निकाला है और थ्रू अ बुशिंग, ये देखें ये जो ब्राउन कलर में आपको नज़र आ रही है ये यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर, तो ये है आपकी बुशिंग एंड फॉर्म द प्राइमरी ऑफ द सेकेंड ट्रांसफार्मर। तो यही जो है ये आपका इस सेकेंड ट्रांसफार्मर के लिए प्राइमरी बना देती है इसको, ठीक है जी। तो वन एंड ऑफ दिस वाइंडिंग इज़ कनेक्टेड टू द टैंक ऑफ द सेकेंड ट्रांसफार्मर टू मेंटेन द टैंक एट हाई पोटेंशियल, ठीक है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो दूसरा ट्रांसफार्मर है उसका जो हाई वोल्टेज के ऊपर उसको मेंटेन करने के लिए उसका पोटेंशियल हम क्या करते हैं, एक वाइंडिंग जो है उसकी वो टैंक से कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से देखेंगे, ठीक है जी। तो द सेकेंडरी ऑफ दिस ट्रांसफार्मर टू हैज़ वन एंड, और जो सेकेंडरी ऑफ दूसरे ट्रांसफार्मर की है उसका भी वन एंड कनेक्टेड टू द टैंक है, और जो अदर है वो नेक्स्ट इस कैस्केडेड के लिए थर्ड के लिए जो है वो हम एज अ प्राइमरी ले लेते हैं। तो दिस कैस्केड अरेंजमेंट कैन बी कंटिन्यूड फर्दर इफ़ स्टिल हायर वोल्टेज इज़ रिक्वायर्ड। अगर हम इससे भी मज़ीद वोल्टेज हायर ऑब्टेन करना चाहते हैं, 300 से 400 पे जाना चाहते हैं, हमें जो है किसी टेस्ट पर्पज़ के लिए 400 किलो वोल्ट चाहिए, तो हम इस तरह से 100 किलो वोल्ट का एक और इसके अंदर कैस्केडेड कर सकते हैं, इस तरह से 100 ऑन। तो इस अरेंजमेंट से हमारे पास जो इंसुलेशन कॉस्ट है वो भी कम पड़ती है और हमारा मैसिव जो है वो नहीं होता, उसका वेट भी नहीं बढ़ता ट्रांसफार्मर का, वोल्टेज रेगुलेशन भी उसकी आसान रहती है, तो एफिशिएंसी इसकी हाई रहती है। तो इसलिए हम ये अरेंजमेंट प्रेफर करते हैं हाई वोल्टेज एसी के लिए जनरेट करने के लिए। अब इसके साथ ही देखें कि इन द कैस्केड अरेंजमेंट शोन, यही जो आपने ऊपर कैस्केडेड अरेंजमेंट देखी, ईच ट्रांसफार्मर नीड्स ओनली टू बी इंसुलेटेड फॉर 100 किलो वोल्ट। हर ट्रांसफार्मर के लिए आपको इंसुलेशन जो चाहिए वो 100 किलो वोल्ट तक के लिए चाहिए, ठीक है जी। तो एंड हिंस द ट्रांसफार्मर कैन बी रिलेटिवली स्मॉल, ठीक है। तो इसलिए आपको ट्रांसफार्मर भी जो है वो छोटा बनेगा क्योंकि इंसुलेशन आप जो है वो थोड़ी कर रहे हैं, मीन्स फॉर 100 किलो वोल्ट के लिए कर रहे हैं। अगर आपको एक ही ट्रांसफार्मर होता और वो 300 किलो वोल्ट के लिए होता तो ज़ाहिर बात है आप इंसुलेशन भी 300 किलो वोल्ट के लिए करते और वो आपका जो है साइज़ जो है वो मैसिव हो जाता, वेरी बिग साइज़ का ट्रांसफार्मर बनता। तो ये हमारे पास नुकसान था। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इफ़ अ 300 किलो वोल्ट ट्रांसफार्मर हैड टू बी यूज्ड इंस्टेड द साइज़ वुड बी मैसिव। तो अगर हम ये यूज़ करते तो साइज़ हमारा मैसिव हो जाता। हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर फॉर टेस्टिंग पर्पजेज आर डिज़ाइंड पर्पजली टू हैव अ पुअर रेगुलेशन। तो रेगुलेशन भी पुअर है। दिस इज़ टू इंश्योर दैट व्हेन द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज़ शॉर्ट सर्किटेड and the current would not increase to too high a value and to reduce the cost, ठीक है जी। तो अब हम क्या है कि जब ये हमने देखा तो हमने कहा इन प्रैक्टिस एन एडिशनल सीरीज रेजिस्टेंस इज़ आल्सो यूज्ड इन सच केसेस टू लिमिट द करंट एंड प्रिवेंट पॉसिबल डैमेज टू द ट्रांसफार्मर। तो हम फिर एक एडिशनल रेजिस्टेंस लगा देते हैं इस टू हाई करंट को लिमिट करने के लिए, ताकि हम जो है अपने ट्रांसफार्मर को डैमेज होने से बचा लें, ठीक है जी। तो
अब यहाँ से जो हमारे पास दूसरी है एक कैस्केडेड अरेंजमेंट के अलावा जो हमारे पास एक दूसरी अरेंजमेंट है वो है रेजोनेंट ट्रांसफार्मर। तो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर में क्या है, आइए इसको हम यहाँ से इसका सर्किट बनाते हैं। यहाँ पर के जो रेजोनेंस प्रिंसिपल के ऊपर हम एक जो है वो सीरीज़ एलसी सर्किट डिज़ाइन करते हैं और उससे हमें हाई वोल्टेज ऑब्टेन होते हैं। तो ये भी एक जनरेशन का मेथड है हाई वोल्टेज एसी का, जो कि हम रेजोनेंस प्रिंसिपल की बेस पे करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखें ये वही हमारे पास जो अप्लाइड वोल्टेज है और यहाँ से हम उसको हाई बनाने, यहाँ पर कैपेसिटर सी और यहाँ पर एल इंडक्टर, ये एल और सी एक सर्किट बन गया। यहाँ पर इसके साथ ये एक रेजिस्टेंस और आउटपुट टर्मिनल हमने निकाले और इसको अब हम एल सी सर्किट को रेजोनेंट सर्किट का नाम दे रहे हैं। ठीक है जी। तो अब यही है कि लेट्स सपोज आर रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस अक्रॉस द कॉइल एंड द डिवाइस अंडर टेस्ट, और ये जो आपके पास टेस्ट डिवाइस है वो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी। अब यहाँ से जो हमारा करंट है, यहाँ से ये ई सप्लाइड एनर्जी की वजह से या वोल्टेज अप्लाइड की वजह से जो हमारा करंट होगा वो यहाँ पर अगर हम डिटरमाइन करें तो विच इज़ इक्वल टू आई इज़ इक्वल टू वी ओवर आर। सिंपली ओम लॉ के थ्रू हम देखें तो यहाँ पर आई इज़ इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय हमारे पास ये इम्पीडेंस जो कि हम इसको लिखते हैं 1 ओवर जे ओमेगा सी प्लस जे ओमेगा एल आर, ये वाली हमारे पास हो गई जे ओमेगा एल और ये आर, इस दोनों का पैरेलल लिया हमने यहाँ पर, तो ये आया हमारे पास प्रोडक्ट लिया ऊपर और नीचे उनका पैरेलल प्लस लिया, सम किया, तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एल एंड आर बन गया। ठीक है जी। इन दो का इसके साथ सीरीज़ में कर दिया यहाँ पर 1 ओवर जे ओमेगा सी, तो ये टोटल इम्पीडेंस पे डिवाइड कर दिया आपने ई को, तो ये आपके पास क्या आएगा, करंट आएगा। ठीक है जी। तो V अब क्या है जी, हमारे पास V इज़ इक्वल टू आई इंटू दिस, ये भी हम लिख सकते हैं जे ओमेगा एल आर, और इसी तरह से ये हमारे पास होगा क्योंकि सो दैट ये जो V है ये इसके अक्रॉस है, यहाँ से हमारे पास सोर्स करंट हो गया आई हो गया और इनटू दिस हो गया, तो सारी बात है ये भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। और फिर इसको इसके अंदर पुट करके आई को अगर हम इस V के अंदर पुट कर दें, यहाँ पर इस आई को यहाँ पर पुट करें और उसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनती है वो आएगी V इज़ इक्वल टू माइनस ई आर ओवर जे ओमेगा एल एट द रेजोनेंस। ठीक है, जहाँ पर आपका C और L बराबर होते हैं वो आपका रेजोनेंस पॉइंट है। अब क्योंकि सिंस R इज़ यूजुअली वेरी लार्ज, क्योंकि R जो है वो वेरी लार्ज है और जो Q फैक्टर है मींस कि L ओवर R ओवर L ओमेगा रेशो जो है इसको हम Q फैक्टर कहते हैं, ये जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा होगी, तो आउटपुट वोल्टेज जो होगी वो हमारे पास इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं कि द आउटपुट वोल्टेज वुड बी गिवन बाय V इज़ इक्वल टू ई डॉट आर ओवर एल ओमेगा विच इज़ इक्वल टू, ये सारी चीज़ हमारे पास आर ओवर एल ओमेगा ये क्यू है जिसको हम लिख सकते हैं वी इज़ इक्वल टू ई डॉट क्यू। और जो रेजोनेंस पर क्या है हमारे पास, जो रेजोनेंस पॉइंट है जिसको हमने यहाँ पर इट कैन बी सीन दैट अ मच लार्जर value that the input can be obtained across the device under test in the resonant principles। तो रेजोनेंस पे क्या होगा, जो आपका 2 पाई एफ है ओमेगा है वो इक्वल होगा 1 ओवर एल सी स्क्वायर रूट। ठीक है जी। तो अब उसके बाद ये हमारे पास एक सर्किट है जिसको हमने रेजोनेंट ट्रांसफार्मर का नाम दिया है, ये जो बीच में हमारे पास है यहाँ पर। तो ये क्या है, द एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस प्रिंसिपल एट पावर फ्रीक्वेंसी।
ठीक है। तो इस तरह करने के लिए हम यहाँ पर यही जो अभी रेजोनेंस सर्किट था LC के साथ यहाँ पे हमने मज़ीद एक एयर कोर ट्रांसफार्मर लगाया और उससे फिर आगे जाके यहाँ पे टेस्ट डिवाइस लगाई। इससे प्रीवियस में हम क्या करते थे कि यहाँ पर ये LC सर्किट था, हमारा रेजोनेंस सर्किट था, यहीं पर हमने इसके साथ क्या लगाई थी, टेस्ट डिवाइस लगाई थी। तो इस तरह से हम पावर फ्रीक्वेंसीज एप्लीकेशन के लिए इस तरह से उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और हाई फ्रीक्वेंसी और हाई वोल्टेज के लिए ये हमारी एप्लीकेशन जो है, ये रेजोनेंस ट्रांसफार्मर जो है ये एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हाई वोल्टेज एंड हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज आर नॉट रेडली अवेलेबल। तो एंड द फॉलोइंग इज सम टाइम यूज टू ऑब्टेन सप्लाई एट 3 times द पावर फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। इट मेक्स यूज ऑफ द फैक्ट दैट मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर हैज़ हाई थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट। Thus, if an open delta secondary is used, no power frequency voltage would remain and only third component would be present। तो इसके लिए हम ओपन डेल्टा अगर यूज़ कर लें तो हमारे पास जो है वो पावर फ्रीक्वेंसी जो है वोल्टेज नहीं होगी, तो इसलिए ओनली थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट होगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से ओपन डेल्टा यूज़ करके इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये था हमारा रेजोनेंट प्रिंसिपल के साथ रेजोनेंट ट्रांसफार्मर, इसके साथ जिसके अंदर हमने क्या किया, हाई वोल्टेज को जनरेट किया। अब इसके साथ ही नेक्स्ट है हमारे पास हाई वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी। अगर हम चाहते हैं कि हमें हाई वोल्टेज के साथ साथ हाई फ्रीक्वेंसी भी जो है वो हमने करनी है, मिले, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये मॉडिफिकेशन करते हैं वही जिसके अंदर यहाँ से आप देख सकते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी जो कि मेगाहर्ट्ज़ तक हो सकती है, हाई वोल्टेज आर रिक्वायर्ड इन टेस्टिंग ऑपरेटर्स फॉर द बिहेवियर विद द स्विचिंग सर्जिस। अगर आपने स्विचिंग सर्जिस का बिहेवियर चेक करना है या इंसुलेशन फ्लैश ओवर का बिहेवियर चेक करना है टेस्टिंग पर्पज़ के अंदर, टेस्टिंग ऑपरेटर्स के लिए, तो फिर आपको हाई फ्रीक्वेंसी भी चाहिए हाई वोल्टेज के साथ। तो इसलिए हम जो है हाई वोल्टेज विद लो फ्रीक्वेंसी जनरेशन करते हैं। फिर इस तरह से जहाँ पर हाई वोल्टेज हाई AC की हाई फ्रीक्वेंसी की एप्लीकेशन है तो वहाँ पर हम ये जनरेशन करते हैं, जिसको आप देख रहे हैं 7.1.3 आर्टिकल के अंदर। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग विद हाई फ्रीक्वेंसी इज़ दैट हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन causes failure of the insulator at comparatively low voltage due to the high dielectric loss and consequent heating। इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये देखें कि जो आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी है और वोल्टेज भी हाई है, तो ज़ाहिर बात है हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से जो ऑसिलेशंस होंगी आपकी पार्टिकल्स की वो बहुत ज़्यादा होंगी, और कंपैरेटिवली मींस के जहाँ पे आपका वोल्टेज ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी लो है, उसके कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो आपको लो वोल्टेज पे उतना ही लॉस मिलेगा, और उस लॉस की वजह से आपका जो इंसुलेटर है वो फेल हो जाएगा, ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी नेसेसरी, बिकॉज हमें जो है उसका फेलियर का पता लग जाता है। तो दस इट इज़ नेसेसरी टू प्रोड्यूस डैम्प्ड हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम क्या प्रोड्यूस करें, डैम्प्ड हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेजेस प्रोड्यूस करें। तो ये जो डैम्प्ड हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेजेस हैं, इनको प्रोड्यूस करने के लिए हम एक जो है सर्किट यूज़ करते हैं, जो कि हमारा टेस्ला कॉइल सर्किट है, जिसके लिए हम टेस्ला कॉइल को यूज़ करते हैं, जो कि साइंटिस्ट के नाम पर है, निकोला टेस्ला। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए हम कुछ इस तरह का ऑपरेटर्स डिज़ाइन करते हैं, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें हमने सिंपली वही यहाँ से ट्रांसफार्मर लिया, और तो यहाँ से हमने ये हमारा सिंपली जो है ट्रांसफार्मर है, आयरन कोर ट्रांसफार्मर है, जिसके साथ हमने यहाँ पर ट्रिगर गैप इंस्टॉल किया, और इसी तरह से यहाँ पर जो है ये हमने टेस्ला कॉइल लगाई, जिसको हमने 2 पार्ट्स में कनेक्ट करके यहाँ पे इसको जो है ग्राउंड किया हुआ है, और इसका एक L1 और एक L2 है, जो कि हमारा C2 और C1
कैपेसिटर्स के साथ इस तरह से कम्बिनेशन बनाया और L2 के साथ हमने C2 को पैरेलल में लगाया। आगे वो टेस्ट डिवाइस है और फिर उसके साथ ही हमारे पास यहाँ पर हमने मेजरिंग स्फीयर गैप लगाया फॉर द मेजरमेंट। ठीक है जी। तो अब यहाँ से ये जो डैम्प्ड ऑसिलेशंस हम चाह रहे थे कि हमारी प्रोड्यूस हो जाएं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टेस्ला कॉइल का इस्तेमाल किया। तो इस टेस्ला कॉइल से क्या है, किस तरह से हमें डैम्प्ड ऑसिलेशन मिलती हैं। तो पहले इसको यहाँ से देखते हैं। द डैम्प्ड ऑसिलेशंस आर ऑब्टेन्ड बाय द यूज़ ऑफ टेस्ला कॉइल। ठीक है जी। टुगेदर विद द सर्किट कंटेनिंग अ क्वेंचिंग स्पार्क गैप, उसके अंदर हमारा क्वेंचिंग स्पार्क गैप भी है मौजूद है। द टेस्ला कॉइल कंस्टिट्यूट्स अ हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, इसके अंदर हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 एयर कोर्ड कॉइल्स विच आर प्लेस्ड कंसेंट्रिकली। ठीक है जी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो कि यहाँ पर ये पड़ी हुई है कंसेंट्रिकली। The high voltage secondary coil has a large number of turns। जो उसकी हाई वोल्टेज सेकेंडरी है, इसकी नंबर ऑफ टर्न जो हैं वो लार्ज हैं। और इसी तरह से वाउंड ऑन अ फ्रेम ऑफ इंसुलेटेड मटेरियल एंड इंसुलेशन बिटवीन द टर्न्स बीइंग एयर और इन सम केस ऑयल। ठीक है, जो एयर के अंदर भी इंसुलेशन या ऑयल के अंदर हम उसका यूज़ कर लेते हैं इंसुलेशन पर्पज़ के लिए। द प्राइमरी वाइंडिंग हैज़ ओनली अ फ्यू टर्न्स वाउंड ऑन इंसुलेशन फ्रेम। जो प्राइमरी वाइंडिंग्स हैं उसकी वो फ्यू टर्न्स हैं और सेकेंडरी जो है वेरी लार्ज टर्न्स हैं। अब ये जो सप्लाई इज़ यूजुअली 50 हर्ट्ज़ टू द प्राइमरी ऑफ हाई वोल्टेज टेस्टिंग ट्रांसफार्मर, और जो आपका C2 है इंक्लूड द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फीयर गैप यूज्ड फॉर द मेजरमेंट। द प्राइमरी सर्किट ऑफ द टेस्ला ट्रांसफार्मर आल्सो कंटेन्स अ ट्रिगर स्पार्क गैप। वो जो लास्ट में हमने यहाँ पर देखा था कि ट्रिगर स्पार्क गैप भी यहाँ पर मौजूद है हमारे पास। ठीक है जी। तो ये उसकी जो है कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है जी। सिंस द सप्लाई टू द प्राइमरी ऑफ द टेस्ला ट्रांसफार्मर इज़ अल्टरनेटिंग, क्योंकि सप्लाई जो है वो अल्टरनेटिंग है। द कैपेसिटर C1 इज़ चार्ज अप टू सम मैक्सिमम वैल्यू, और क्यों ये जो आपका C1 है यहाँ पर, ये जो C1 है ये आपका चार्ज होगा AC से मैक्सिमम वैल्यू तक, क्योंकि यहाँ से आप सप्लाई दे रहे हैं। तो इस तरह से जो सेकेंडरी साइड ऑफ द सप्लाई ट्रांसफार्मर है डिपेंड्स उस पर करेगा और एंड अपॉन द सेटिंग ऑफ द ट्रिगर गैप, कि कहाँ पर आपने जो ट्रिगर गैप है उसकी सेटिंग की है, वहाँ तक ये आपका मैक्सिमम वोल्टेज जाएगा। एट दिस वोल्टेज द ट्रिगर गैप ब्रेक्स डाउन। ठीक है, ट्रिगर गैप जो होगा वो आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा, मीन्स कि उसके दरमियान जो आपका एयर है वो आयोनाइज हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। द कैपेसिटर C1 डिस्चार्ज, तो आपका जो कैपेसिटर C1 है जो कि पहले केस में फुली चार्ज हुआ वो डिस्चार्ज हो गया। एंड द ट्रेन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इज़ प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट कंटेनिंग C1। तो जैसे ही ये आपका चार्ज एंड डिस्चार्ज होगा तो ट्रेन ऑफ पल्सेस यहाँ से जनरेट होंगी इसी सर्किट के अंदर। ठीक है जी, जिनको अभी आप नाम देंगे डैम्प्ड ऑसिलेशंस का। ट्रेन ऑफ यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है, ट्रेन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन हाई फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट कंटेनिंग C1 एंड द स्पार्क गैप एट द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द टेस्ला ट्रांसफार्मर। ठीक है जी, उस प्राइमरी वाइंडिंग जो टेस्ला ट्रांसफार्मर है या टेस्ला कॉइल है उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी ट्रेन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन उसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। ड्यूरिंग द टाइम टेकन फॉर दिस ट्रेन ऑफ ऑसिलेशन टू डाई अवे द स्पार्क गैप इज कंडक्टिंग। जितनी देर के लिए वो डाई अवे होगा तो हमारा जो स्पार्क गैप है वो कंडक्टिंग होगा, मीन्स कि उसके दरमियान जो एयर है वो कंडक्टर बनी ठहरी होगी। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एन आर्क अक्रॉस इट, क्योंकि वहाँ पे एक आर्क प्रोड्यूस हो गई है, वहाँ पे एक शोला वहाँ पे क्रिएट हो चुका है। दिस चार्ज एंड डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर C1 टेक्स प्लेस ट्वाइस इन वन वोल्टेज साइकिल। तो एक साइकिल के अंदर ये आपका जो कैपेसिटर है C1 ये चार्ज भी होगा और डिस्चार्ज भी होगा। तो इससे क्या होगा कि देयर विल बी 100 ऑफ दीज ट्रेन्स ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन पर सेकेंड, तो ये प्रोड्यूस होंगी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन देमसेल्फ इज़ वेरी हाई,
और जो कि आपकी 100 किलो हर्ट्ज़ तक जा सकती है, इज़ एक्चुअली डिपेंडिंग अपॉन द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ द ऑसिलेटरी सर्किट। और ये डिपेंड करती है कि आपने उसके अंदर जो है इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस कितनी लगाई है। तो इस तरह से ये चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग फिनोमिना से आप जो है डैम्प्ड ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनको हम हाई फ्रीक्वेंसी का नाम दे रहे हैं। तो ये हम जो है टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह से टेस्ला कॉइल को आप यूज़ करके उसकी जनरेशन कर सकते हैं। अब जो सर्किट पैरामीटर्स हैं आज जनरली सच एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के साथ उसकी जो पैरामीटर्स हैं, तो हम लिख सकते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए दोनों को कि जो C1 L1 इज इक्वल टू C2 L2 एंड आल्सो इक्वल टू 1/ω²। और जो एक्सप्रेशन है फॉर द वोल्टेज वेरिएशन बीइंग ऑब्टेन एज ए सोल्यूशन टू अ फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ अगर हम लिखें, तो ये आपने नेटवर्क एनालिसिस के अंदर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन पढ़ा था, जिसके अंदर ए की पावर α1t प्लस बी की पावर माइनस α2 यहाँ तक आपने पढ़ा था इसका रिलेशन। इसी तरह अगर फोर्थ ऑर्डर तक है तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो नॉन इक्वेशन है जो कि आप पहले से जानते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सर्किट के लिए नेटवर्क एनालिसिस में आपने स्टडी की होगी, जिसके अंदर अंडर डैम्प, ओवर डैम्प और इसी तरह से हमने क्रिटिकल डैम्प के जो केसेस पढ़े थे नेटवर्क एनालिसिस के अंदर, ये उन्हीं में से जो है हमने इक्वेशन को वहाँ से जहाँ पे बनाया था, इसी तरह से यहाँ पे हमने डैम्प के लिए जो है वो इक्वेशन यहाँ पे ली। तो जो कि हमने फाइनल जो सोल्यूशन लिखते थे रिटर्न फॉर्म में डैम्प ऑसिलेशन के लिए, तो आपको याद होगा नेटवर्क एनालिसिस के लिए तो हम लेते थे साइन ऑफ ω t प्लस फाई, और इसी तरह से b के लिए भी ω t प्लस फाई। तो इसलिए यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये वही सोल्यूशन इक्वेशन है डायरेक्ट नेटवर्क एनालिसिस से आप इसकी डेरिवेशन देख सकते हैं। तो इफ़ द टू अनडैम्प्ड, अगर हमारी डैम्प नहीं है, 2 अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल, तो फिर क्या होगा, तो उसके लिए यहाँ से तो आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो है अनडैम्प के लिए जो है इसका बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।